Hello everyone, welcome to this online platform of Vision Foundation। और जैसे कि आप देख सकते हैं शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी शुरू हो चुकी है और पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तो हम बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ों पे काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा किसी थ्योरी को समझेंगे और जल्दी से उस पर जितना टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। और 2 लेक्चर्स के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। जनरली जब हम इसको क्लास में पढ़ते हैं तो 15 से 20 लेक्चर लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सारी चीज़ें 1 से 2 लेक्चर के अंदर खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ये कुछ जानकारी के लिए थी। पहले बात पीरियोडिक टेबल क्या है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। स्टेट बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 1 है और सीबीएसई में चैप्टर नंबर 5 है, तो दोनों ने ही इसको पढ़ा है। काफ़ी इजी चैप्टर है और केमिस्ट्री का मतलब रियल बेस जिसे कह सकते हैं, बेस यही है काफ़ी, क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में और एलिमेंट्स के ही इर्द-गिर्द पूरी की पूरी केमिस्ट्री होती है, ठीक है ना। एलिमेंट्स कंबाइन फॉर्म मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। तो केमिस्ट्री में बेसिकली हम एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल बॉन्ड, ये सब चीज़ें पढ़ते रहते हैं, तो उसी पे बेस्ड ये चैप्टर है। तो थोड़ा बहुत इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो मैं बहुत जल्दी की कोशिश करूँगा, तो हिस्ट्री में हम जाने वाले नहीं है बहुत ज़्यादा। 1865 तक, लगभग 1865 के आसपास की बात है, तब तक हमारे 30 एलिमेंट डिस्कवर थे, ठीक है ना। 30 एलिमेंट डिस्कवर थे और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लवेजियर, ठीक है ना। तो लवेजियर ने इन एलिमेंट्स को 2 तरह से क्लासिफाई किया, उन्होंने मेटल बनाया और एक को बोल दिया नॉन मेटल, ठीक है ना। तो उनमें से कुछ एलिमेंट्स को मेटल बोला गया, कुछ एलिमेंट को नॉन मेटल बोला गया, लेकिन आपको पता है कि बाद में डिस्कवरी हुई किसकी, मेटलॉइड की। तो मेटलॉइड की डिस्कवरी के बाद में ये वाला जो इनका जो पहला क्लासिफिकेशन का जो तरीका था, तो लवेजियर ने किया था, वो क्लासिफिकेशन हो गया हमारे यहाँ पे फेल। हरी बात समझे। आज जो पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हो, इससे पहले भी काफी सारे पीरियोडिक टेबल बनी है, लेकिन बारी बारी से पीरियोडिक टेबल्स फेल होती नहीं, तो फिर नई नई पीरियोडिक टेबल की उनको जरूरत पड़ी, तो इस तरह से चीजें चलती हैं। तो पहली बात इसमें है कि पहला क्लासिफिकेशन लवेजियर ने किया था, मेटल और नॉन मेटल में बांटा था, लेकिन ये क्लासिफिकेशन कुछ खास नहीं था, बस ऐसी बहुत नॉर्मल टाइप का क्लासिफिकेशन, तो इसमें कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। दूसरा जो अहम क्लासिफिकेशन था हमारा वो है डुवेर्नियर ट्रायड, ठीक है। ट्रायड वर्ड से देख के समझ सकते हो, ट्रायड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3, यानी कि उसने ग्रुप ऑफ 3 करके कुछ बनाया था। तो डुवेर्नियर के समय में भी हार्डली 40-45 एलिमेंट्स समथिंग डिस्कवर थे, 50 अराउंड। तो उसने भी क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करी, तो डुवेर्नियर ने क्या किया, 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया और 3-3 एलिमेंट को क्लासिफिकेशन का मतलब बस यही था कि उनको एक जैसे एलिमेंट को एक साथ रखना है और ये बताना है कि एक जैसे क्यों है, इनकी प्रॉपर्टी सेम क्यों है, तो यही जानने की कोशिश की जा रही थी। तो उस जमाने में एटॉमिक नंबर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद, तब जाके एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आया है। उस जमाने में ऐसी कोई चीज नहीं थी, ना इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ना प्रोटॉन की, तो फिर एटॉमिक मास ही हमारे पास एक चीज हुआ करती थी। तो एटॉमिक मास के बेस पे उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने जैसे कि मान लो कुछ ट्रायड बनाए थे, जैसे पहला ट्रायड है मान लो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इस ट्रायड में क्या था, इस ट्रायड की खास बात क्या थी, इस ट्रायड में ये था कि इस ट्रायड में जैसे मान लो जो 3 एलिमेंट हैं, तो इसमें जो मिडिल एलिमेंट है, ये जो हमारा मिडिल एलिमेंट है, इसका मास, मिडिल एलिमेंट का मास, क्योंकि दोनों एवरेज के मास के एवरेज होगा, यानी लिथियम प्लस पोटेशियम बाई 2, अगर इन दोनों के मास को जोड़ के 2 कर दोगे तो आ जाएगा मास ऑफ सोडियम। तो जरा इसको ट्राई करके देखते हैं। तो लिथियम का मास होता है 7 और पोटेशियम का मास होता है 39। तो क्या सोडियम का मास कितना आएगा, जब देखते हैं तो 7 + 39 बाई 2, यही तो कितना हो जाएगा 46 बाई 2, यानी कि 23। बिल्कुल सही है, सोडियम का मास 23 ही होता है। और ये तीनों एलिमेंट काफी हद तक एक जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की प्रॉपर्टी एक जैसी सिमिलर है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे कि ऐसा क्यों है। तो बस ट्रायड वाले जो बात थी, तो ये ट्रायड ये था उनका। तो बस इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं कि ट्रायड एग्जैक्टली में थे क्या, और इस पे क्वेश्चन इस प्रकार के आ जाते हैं कि जैसे मान लो दे दिया एक्स वाई जेड करके 3 एलिमेंट थे, ठीक है ना। मान लो ये एलिमेंट दे दिया एक्स वाई जेड करके दे दिया, ठीक। और मान लो एक्स का मास दे दिया गया है आपको 16 और जेड का मास आपको दे दिया गया है सपोज करिए 35। तो पूछा जाएगा कि और ये डोबलिनियर ट्रायड है, ऐसा बोला जाएगा कि एक्स वाई जेड एलिमेंट है, ये डोबलिनियर ट्रायड है, तो वाई का मास क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि वाई का मास होना चाहिए इन दोनों के x + y बाई 2 होना चाहिए, सॉरी x + z बाई 2 होना चाहिए। तो x का मास कितना है 16, इसका है 35, तो 16 + 35 बाई 2 यानी कि 51/2, तो आ जाएगा 25.5।
हमारे पास में तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या फिर एक ऑप्शन, एक तरीका और भी हो सकता है कि मान लो 3 एलिमेंट दे दे ए बी सी करके, जिसमें ए का मास दे दे आपको 10, बी का मास मान लो दे दे 25 और सी का मास पूछो। तो ऐसे में क्या करना है, तो सॉल्व करना तो आता ही होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। इसको सॉल्व करने में बस एक नई चीज याद आएगी कि इस बार हमको बी का मास मिल गया। तो हमें पता है कि बी इक्वल टू क्या होता है, a प्लस सी बाई 2। बी का मास कितना दिया हुआ है 25, ए का मास कितना दिया है 10 प्लस सी का मास नहीं दिया हुआ है बाई 2। अब ये 2 यहाँ पे चला जाएगा तो 50 हो जाएगा इससे, और 10 प्लस सी यानी कि सी का मास कितना आ जाएगा 50 माइनस 10 यानी कि 40। तो इस दोनों तरीके से निकाला जा सकता है। तो ये था डबल ट्रायड रूल, यानी कि ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट में क्या था कि जो मिडिल एलिमेंट रखा था उसने, उसका मास पहले और तीसरे मास के एवरेज के बराबर होगा, यानी कि दोनों को जोड़ के बाई 2 कर दो तो उतना ही मास मिडिल एलिमेंट का होगा। तो ये डबल ट्रायड था। तो कुछ ट्रायड हमको याद रखनी है, उसमें कौन कौन से हैं। एक ट्रायड था उसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो आपको ट्रायड याद रखना है। एक ट्रायड था इसके अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और इसके अलावा एक ट्रायड हमारे पास बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो कुछ भी ट्रायड थे, बहुत ज्यादा ट्रायड इस टाइप के बन नहीं पाए, ठीक है ना। तो ये 3-4 ट्रायड देखने को मिलते हैं। तो ये एक ट्रायड था। इसके अलावा और भी ट्रायड लोग बना देते हैं, बनाने को तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आज का पीरियोडिक टेबल देखोगे तो कुछ ट्रायड इसमें और भी बन जाएंगे। भाई करना क्या है आपको, 3 सिमिलर एलिमेंट निकालने हैं और उसमें ये देखना है कि कहां पर पहले और तीसरे के मास को बाई 2 कर दो, दोनों को जोड़ के, और बीच वाले का मास आ जाए। तो ऐसे और भी दिखते हैं, लेकिन उस जमाने में यही 3 ट्रायड देखने को मिलते हैं, इसके अलावा और ट्रायड उसमें नहीं बने। फिर आता है ड्रॉबैक। कोई भी अगर लॉ है, कोई भी थ्योरी है, तो उसका एक ड्रॉबैक होगा। तो डुवर्नियर का लॉ ड्रॉबैक ये था, he could make only few ट्रायड। वो सिर्फ 3 या 4 ट्रायड बना पाया, बहुत ज्यादा ट्रायड बने नहीं, क्योंकि एलिमेंट ज्यादा थे। मान लो अगर 30 एलिमेंट भी होंगे, 30 से ज्यादा थे, मान लो अगर मिनिमम 30 के होंगे, तब भी कम से कम 10 ट्रायड बन नहीं सकते, लेकिन 10 ट्रायड में नहीं बने थे, 3 या 4 ट्रायड ही मुश्किल से बने थे। तो ये था ड्रॉबैक। दूसरी बात ये थी कि चलो मान लो अगर ट्रायड बन भी गए कि 3 एलिमेंट सिमिलर है, तो रीजन बताओ कि इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों है, इसका कोई कारण नहीं था उनके पास। तो ये ट्रायड, ये वाला तरीका भी फेल हुआ। तो पहला लवेजियर, फिर डुवर्नियर में फेल। तो काफी सारे फेलियर देखे हैं हमारे पीरियोडिक टेबल, एक सफल पीरियोडिक बनने से पहले। डुवर्नियर के बाद अगला जो पीरियोडिक टेबल बनी तो वो है न्यूलैंड की, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं इसको। ऑक्टेव का मीनिंग समझते हो आप, ऑक्टेव मींस 8, कोई भी चीज 8। क्या है इसमें कहानी, ऑक्टेव को कहा जाता है, देखो ही वाज अ म्यूजिशियन, ऐसा बोला जाता है कि वो म्यूजिशियन थे। तो म्यूजिशियन मतलब सारे गामा वही 7 सुर। तो वहां पे डो रे मी फा सो करके कुछ होता है अलग तरह की लैंग्वेज में। तो उसमें क्या है कि जो 7 एलिमेंट है, जैसे क्या क्या मेन बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि न्यूलैंड के समय में 56 एलिमेंट डिस्कवर थे। न्यूलैंड ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें 56 एलिमेंट थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कितने एलिमेंट डिस्कवर थे, तो 56। पहली बात ये है। अब उन एलिमेंट्स को देख लो। दूसरी बात, कोई भी नोबेल गैस नहीं थी, नो नोबेल गैस, कोई भी नोबेल गैस उस समय तक डिस्कवर, इवन नोबेल गैस तो मेंडलिक की पीरियोडिक टेबल तक भी डिस्कवर नहीं हुई कभी, ठीक। तो क्या करना है, इसको सीधे बनाना है। पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, हीलियम नहीं था क्योंकि मैंने बोला कि वो नहीं होगा। हाइड्रोजन के बाद में आएगा लिथियम, लिथियम के बाद में बेरिलियम, के बाद बोरॉन, के बाद कार्बन, के बाद नाइट्रोजन, के बाद ऑक्सीजन, ठीक है ना। कितने, 3 3 6 और 1 7। मैंने कहा था ना कि 7 शुरू होते हैं। फिर 8वां सारे गामा पाधा नी के बाद में फिर 7 शुरू हो जाता है, यानी कि जो 8वां सुर है वो फिर से पहले से शुरू हो जाता है। तो वही हाल यहाँ पर भी है। अब ऑक्सीजन के बाद होना चाहिए फ्लोरीन, फ्लोरीन यहाँ पर आ गया। फ्लोरीन के बाद होना चाहिए नियॉन, लेकिन नियॉन मैंने कहा नोबेल गैस है तो उसमें डिस्कवर नहीं हुई थी। तो नियॉन को हटा के यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में आर्गन डिस्कवर नहीं हुआ था, नोबेल गैस है। के बाद पोटेशियम, के बाद कैल्शियम। आगे और भी थे, इसके आगे और भी थे, लेकिन हम उनको नहीं लिखने वाले हैं। क्यों, क्योंकि न्यूलैंड का जो लॉ था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाई होता था। तो दूसरा क्वेश्चन ये हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है कि कितने एलिमेंट डिस्कवर थे, तो 56। दूसरी बात, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहां तक एप्लीकेबल था, सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। अब देखो मेन बात है, जितने भी एलिमेंट एक सीट में हैं, यानी कि जो वर्टिकल्स हैं, उनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम है। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, इन दोनों की। आ रही बात समझ नहीं आ रही। तो
इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहा गया। इसमें क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एथ एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, यानी हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है। समझना यहाँ पे कैसे इस बात को, जैसे हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, ठीक, हाइड्रोजन पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और फिर आठवां। तो पहले के साथ आठवां एलिमेंट, फिर फ्लोरीन के केस में देखोगे तो फ्लोरीन से वहां तक जाओगे तो जो क्लोरीन है तो वो भी इसका आठवां एलिमेंट। तो इस तरह से न्यूलैंड के जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें खास बात ये थी कि हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी, इसकी इससे बेरिलियम भी देखोगे तो बेरिलियम से पढ़ना शुरू करो, 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम। तो यही चीज है कि, और बाकी इसमें एक चीज ये भी आ सकती है कि एक एलिमेंट है उसका मान लो एटॉमिक नंबर है, जैसे मान लो 5, ठीक है ना, मान लो एटॉमिक नंबर है उसका 5, तो इसकी प्रॉपर्टी किस एलिमेंट से मेल खाएगी, उसका एटॉमिक नंबर 5 है किसी एलिमेंट का, इसकी प्रॉपर्टी कौन से वाले एलिमेंट से मेल खाएगी जो 5वें नंबर पे है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसमें 7 जोड़ना है, क्योंकि 8वां एलिमेंट है तो वहां से शुरू करके तब हम 8वां जोड़ते हैं, तो आपको उसके ऊपर 7 जोड़ना है, यानी तो 12वें नंबर का जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी उससे मेल खाएगी। तो मेन बात यही है कि 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है हर 8वें एलिमेंट, और ज्यादा तो ये चला ही नहीं, क्योंकि मुश्किल से हार्डली 20 तक ये एप्लीकेबल था, और 56 एलिमेंट तो उन लोगों ने वहां ट्राई किया था, लेकिन 20 से आगे काम ही नहीं कर रहा। तो बात समझ आ गई, 56 एलिमेंट डिस्कवर्ड एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। और ड्रॉबैक क्या है, पहला ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, पहला ड्रॉबैक ये है। दूसरी बात, वो भी इस चीज को समझा नहीं पाए, न्यूलैंड में नहीं समझा पा रहे थे कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, जैसे मान लो हाइड्रोजन, फ्लोरीन और नीचे कौन था, क्लोरीन, इनकी प्रॉपर्टी सेम है तो क्यों है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम है तो क्यों, इसका कोई कारण नहीं था, तो इस वजह से ये वाला पीरियोडिक टेबल फ्लॉप हुआ। तो यहाँ पर ये दो पीरियोडिक टेबल हमारे खत्म होते हैं, इनमें कुछ ज्यादा पढ़ने लायक ऐसा रहा ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत याद रखना है कि कौन से एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मिल खाती है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल है, और जो इतिहास के जितने भी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, पुराने पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अलावा जितने भी पुराने पढ़ते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेंडली पीरियोडिक टेबल। ठीक, मेंडली पीरियोडिक टेबल में क्या था, इसमें कुछ बातें याद रखना। ये जो पीरियोडिक टेबल था, सबसे पहले फर्स्ट टेबुलर फॉर्म, पहली बार पीरियोडिक टेबल को टेबुलर फॉर्म में बनाया गया। टेबुलर फॉर्म का मतलब जिसमें ग्रुप्स और पीरियड्स की बात की गई थी, ठीक है ना, इसमें ग्रुप्स और पीरियड्स की बात। ग्रुप क्या होगी, जो वर्टिकल लाइन है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी आप इस तरह से मान लो अगर टेबल बनाओगे इस तरह की, तो जो वर्टिकल लाइन है, ये जो इस तरह की वर्टिकल लाइन सारी है, वर्टिकल लाइन को क्या कहा गया, ग्रुप। तो वर्टिकल लाइन ग्रुप होता है। और अगर आप इस तरह से देखोगे, इस तरह से हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहा गया, पीरियड। तो जो आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी जो ये चीज आपको देखने को मिलती है, उसका आइडिया एक्चुअली मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल से ही मिला था, इसीलिए मेंडलीव को ही फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, ठीक है ना। पुरानी पीरियोडिक टेबल में सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी पीरियोडिक टेबल इसी की थी, और आज भी इनकी पीरियोडिक टेबल की काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलती है। आज भी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप एंड पीरियड है, तो ये आइडिया वाज केम फ्रॉम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन, कई बार कितने ग्रुप हैं, तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ग्रुप थे 8। ओके, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप, यानी कि वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल लाइन थी वो 8 थी, और इसमें से भी 1 से लेकर 7 तक जो ग्रुप थे वो ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड थे, ठीक है ना। जैसे पहला है तो 1A 1B, दूसरा 2A 2B, और जो 8वां था उसके अंदर 3 सब ग्रुप थे, लेकिन उनके कुछ नाम थे। उसके अंदर 8वें के अंदर 3 एलिमेंट रखे गए थे, तो आप पीरियोडिक टेबल खुद से देख के समझ जाओगे, ठीक है ना। अगर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देखोगे तो 8वें में जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकेल को इस तरह से रखा था, 3 एलिमेंट को एक साथ में, ठीक है ना। तो 3 एलिमेंट, बाकी हर ग्रुप में दो हार्डली दो एक साथ में, जो सब ग्रुप ए और बी है उसमें 2 एलिमेंट देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये हो गई मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की बात कैसी थी। तो ग्रुप 8 थे। अगली बात आती है पीरियड की, तो पीरियड कितने थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, पीरियड थे 7। और आपको पता होगा कि अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी 7 ही पीरियड है, 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस, 8 वर्टिकल लाइंस। तो इस तरह की मॉडर्न मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी। दूसरी बात कि बेस क्या था पीरियोडिक टेबल का, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और एक बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। सबसे मेन चीज मैंने बताई कि उस जमाने में एटॉमिक नंबर जैसी किसी चीज की खोज नहीं, एटॉमिक नंबर किसी को पता ही नहीं था, तो एटॉमिक मास ही चला करता था। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक मास पर, ठीक है, एटॉमिक मास। यानी कि उन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। तो उन्होंने एटॉमिक लॉ क्या है मेंडलीव का, बोलता है
कि द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी ये क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी, तो आंसर है एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास के ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ एलिमेंट्स को लगाया गया था। और एटॉमिक नंबर जैसा कोई कॉन्सेप्ट उस जमाने में था ही नहीं, क्योंकि एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी ही 1900 के बाद हुई थी, 1900 AD। और ये सारी पीरियोडिक टेबल मेरे ख्याल से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल 8069 के आसपास की बनी होगी, ठीक है, 1869, तो बहुत पुरानी है, उस समय तो ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो ये याद रखना है कि एटॉमिक मास के ऊपर ये बेस्ड थी। ओके, और क्या क्या मुख्य बातें हैं जरा इसमें थोड़ा जान लो। मेंडलीव ने काफी सारे बेहतरीन काम किए थे, जैसे कि उसमें से एक था प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। उसने कुछ एलिमेंट्स का पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया था कि आने वाले समय में कुछ एलिमेंट मिलेंगे, और अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह छोड़ दी, ठीक है ना, कुछ जगह छोड़ दी, कुछ स्पेस छोड़ दी ब्लैंक, और बोला गया था कि आने वाले समय में एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा, उसका मास इतना होगा, और उसको यहाँ पे रख देना। और जहाँ पे रखने को बोला था, मान लो जैसे उन्होंने बोला कि इसको एल्यूमिनियम के नीचे रखना, तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया जिसको बोला गया है इका एल्यूमिनियम, ठीक है ना। इका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के जैसा, इका मींस उसके जैसा या उसके जैसी प्रॉपर्टी रखने वाला। और कहीं कहीं पे कुछ में लिखा है इका मतलब होता है उसके नीचे, या जो भी मान लो, इका एल्यूमिनियम का मतलब साफ है भाई सेम एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा जाता है, यानी एक सीट में। तो जाहिर सी बात है इका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के जैसा, या इका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के नीचे, तो एल्यूमिनियम के नीचे तो वही रखेंगे ना जो एल्यूमिनियम के जैसा हो। तो इका एल्यूमिनियम था। इका एल्यूमिनियम के तौर पे उनको क्या मिला, पहला एलिमेंट जो इका एल्यूमिनियम बोला था, तो हमको मिला बाद में गैलियम, बाद में फ्यूचर में एक एलिमेंट मिला गैलियम। तो इका एल्यूमिनियम मतलब गैलियम। तो क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल व्हिच एलिमेंट इज इका एल्यूमिनियम, यानी इका एल्यूमिनियम जिसको कहा था गैलियम। तो उन्होंने पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया था कि एक एलिमेंट होगा, उसका मास वास इतना होगा, तो इसको यहाँ पे रखना, तो गैलियम मिला। इसके बाद इका एल्यूमिनियम में गैलियम आता है, दूसरा है इका सिलिकॉन। एक एलिमेंट का प्रेडिक्शन किया कि इका सिलिकॉन यानी कि सिलिकॉन के जैसा एक एलिमेंट मिलेगा, उसका मास इतना इतना होगा, तो उसको कहाँ रखना है, वो एलिमेंट मिला था हमको जर्मेनियम। और एक वैसे तो यही दो मेन है, क्वेश्चन आज तक इन दो में पूछे गए। एक और याद रखो इका बोरॉन। इका बोरॉन के तौर पे मिला था स्कैंडियम, ठीक है ना। तो स्कैंडियम की काफी प्रॉपर्टी बोरॉन से मिल पाती है। तो तीन एलिमेंट है, इसका आउटपुट भी याद रखने के लिए है। पहला है आलू गाजर, आलू बोले तो एल्यूमिनियम, गाजर बोले तो गैलियम, ठीक है ना, आलू गाजर। दूसरा सीताजी, एसआई मतलब सिलिकॉन, जी मतलब जर्मेनियम, सीताजी, आलू गाजर, सीताजी। और दूसरे को कह सकते हो बीएससी, ठीक है ना, बीएससी, इससे समझते हो ना, बैचलर इन साइंस। तो बी बोले तो बोरॉन, एससी बोले तो स्कैंडियम। तो इस तरह के तीन एलिमेंट थे। क्वेश्चन आता है कि इका सिलिकॉन कौन था, तो याद रखना है एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम मतलब गैलियम, आलू गाजर, इका सिलिकॉन, सीताजी मतलब जर्मेनियम, और बोरॉन मतलब स्कैंडियम। तो यही विशेषताएं थी, लगभग क्वेश्चन यहीं से आते हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीव में ये क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, हाँ एक और मेंडलीव के समय में, मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उसमें। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल 63 एलिमेंट के साथ में बनी थी, यानी कि मेंडलीव है arranged 63 elements in his periodic table because the 63 elements were discovered, number 1. दूसरी बात ये किस पे बेस्ड थी, it was based on atomic mass, atomic mass पे बेस्ड थी, because there was no concept of atomic number at that time, so कोई concept नहीं था ऐसा, ठीक। तो एक तो प्रेडिक्शन था। फिर उसके बाद में कुछ और सुधार भी किए थे, जैसे कुछ एलिमेंट के मास को ठीक किया, ठीक है ना, कुछ एलिमेंट्स के मास वगैरह को भी ठीक किया, क्योंकि मेंडलीव के हिसाब से इस एलिमेंट को यहाँ रखना चाहिए था, लेकिन मास उस तरह का बैठ नहीं रहा था। तो उसने बोला शायद इसका मास गलत होगा, बाद में जब चेक किया गया तो मास गलत निकला। तो मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट के मास भी करेक्ट किए थे। और इसके अलावा एक चीज और है कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, तो उसमें एलिमेंट्स की कौन सी प्रॉपर्टी दी थी, मतलब किस प्रॉपर्टी के बेस पे बनाया था। तो याद रखना दो प्रॉपर्टी दी थी यहाँ पर, एक हाइड्राइड्स, दूसरा एंड ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट। जैसे मान लो सपोज हमारा एलिमेंट है कोई आर, ठीक है ना, हमने एक एलिमेंट मान लिया आर, ऐसे मान लिया। तो हाइड्राइड क्या हो जाएगा इसका, जैसे मान लो RH या R2H या RH2, इस तरह से बनते हैं ना। जैसे मान लो सोडियम ले लिया तो सोडियम हाइड्राइड, सोडियम डाइहाइड्राइड, ठीक है ना, इस तरह के। और दूसरा उधर लिया था एलिमेंट का ऑक्साइड, तो ऑक्साइड के तौर पे क्या ले सकते हैं, जैसे मान लो RO, R2O, RO2, इस तरह के कुछ दिए गए थे। तो दो तरह के एलिमेंट की दो तरह की
प्रॉपर्टी वहां पे ली थी मेटल ने, एक उनके हाइड्राइड और दूसरे उनके ऑक्साइड, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और ये क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू मेंडलिव पीरियोडिक टेबल, कि मेंडलिव के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, तो देखो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और बहुत ज्यादा तो ग्रुप 4 में ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर हाइड्राइड की बात करें, अगर हाइड्राइड की बात किया जाए तो मेंडलिव के हिसाब से मान लो अगर किसी भी एलिमेंट का अगर हमको वो निकालना है तो पहले वाले में RH पॉसिबल है, ठीक है ना, दूसरे वाले में RH2, फिर RH3, देन RH4। तो इस तरह के हाइड्राइड के फॉर्मूले बनते हैं। ये क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है कि R is the element of, ठीक है ना, या कोई भी XYZ कुछ भी नाम दो, लेकिन R is the element of group 3 in मेंडलिव पीरियोडिक टेबल। इसका हाइड्राइड का फॉर्मूला तो देख लो, पहले का RH, फिर RH2, फिर RH, इस तरह से। और अगर ये हो गए इनका हाइड्राइड का फॉर्मूला, ठीक है ना, बुक में दिए हुए हैं, बाकी सातों 8 पीरियड तक के दिए हुए, लेकिन इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं। अगर इनके ऑक्साइड के फॉर्मूले पूछे जाएं, पहले का क्या है R2O, फिर RO। एक्चुअली ये आज के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, जो आज का कॉन्सेप्ट है उसी पे बेस्ड है, लेकिन इतना टाइम नहीं है, अदरवाइज तो समझा जा सकता था। तीसरे में क्या होगा R2O3 और अगला आएगा, इस तरह से याद रखो। R मान लो कोई भी एलिमेंट है, अगर R ग्रुप 1 में है तो उसके हाइड्राइड का फॉर्मूला RH और ऑक्साइड का फॉर्मूला R2। अगर ग्रुप 2 में है तो हाइड्राइड का फॉर्मूला, मतलब ऐसा मान लो, छोड़ो बताओ क्या, जिस ग्रुप में है उसकी उतनी वैलेंसी बस है। अगर मान लो उसकी वैलेंसी है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी, भाई हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, एक, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, दो। लेकिन उस जमाने में वैलेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि एटॉमिक नंबर नहीं आया था। एटॉमिक नंबर के बाद तो ये वैलेंसी सब चीजें आई, उस जमाने में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन लिखने के लिए ज्यादा आसान ये है कि आपके मान लो जैसे ग्रुप 3 है, कुछ मान लो कोई एलिमेंट है X, वो उसके में ग्रुप 3 का एलिमेंट है, तो ऐसा मान लो इसकी वैलेंसी 3, सही है। इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, फिर क्रॉस करके देख लो क्या आएगा X2O3, बात समझ रहे हो? तो बस इसी तरह से। तो मान लो ग्रुप 4 है, मान लो कोई एलिमेंट है A, वो ग्रुप 4 का एलिमेंट है, तो उसका ऑक्साइड है, ये A हो गया, इसकी वैलेंसी 4 हो गई, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ही रहेगी, ये कट हो जाएगा, 2 1 बनेगा, तो लास्ट में फॉर्मूला हमारा बनेगा AO, ठीक है ना। तो बस इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इससे क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं पूछा है, इतने में सब हो जाएगा। तो ये मेन कुछ फीचर्स थे मेंडलिव की पीरियोडिक टेबल की, एक बेहतरीन पीरियोडिक टेबल थी। इसीलिए जो आज की पीरियोडिक टेबल है काफी सारे अंश मेंडलिव की पीरियोडिक टेबल से तो उठाए गए हैं, काफी सारी चीजें वहां से ली गई हैं। और इसके बाद फिर आता है ड्रॉबैक, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, और बोर्ड एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। तो ड्रॉबैक्स क्या थे, जरा एक बार इसको लिख लेते हो मेंडलिव की पीरियोडिक टेबल में। पहला ड्रॉबैक ये था, पहला ड्रॉबैक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि मेंडलिव की पीरियोडिक टेबल बेस्ड थी एटॉमिक मास पर। किसके ऊपर? एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक सबसे पहले सबसे हल्का एलिमेंट रखना है, फिर उससे भारी, उससे भारी, उससे भारी, उससे भारी, सब इस तरह से, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, आपको पता है 1s1, 1s2 और 1s2, इस तरह के 3 आइसोटोप्स होते हैं किसके? हाइड्रोजन। तो इस हिसाब से तो सबसे पहले 1s1 रखना चाहिए था, फिर 1s2 रखना चाहिए था, फिर 1s3 रखना चाहिए था, फिर जाके हीलियम रखना चाहिए था, फिर लिथियम, इस तरह का होना चाहिए, और ऐसा चाहिए था। लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ इन तीनों को ना रखते हुए सिर्फ हाइड्रोजन को रखा है। कौन सा हाइड्रोजन है, ये कैसे पता लगेगा? ये है, ये है, ये कैसे पता लगेगा? तो अगर एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड है पीरियोडिक टेबल, तो आइसोटोप्स क्यों नहीं लिया? आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो उसने सिर्फ H को रखा, उसने इन तीनों एलिमेंट बाकी दोनों को छोड़ दिया। तो ये एक ड्रॉबैक था। तो पहला ड्रॉबैक क्या है? पहला ड्रॉबैक ये है, द मेंडलिव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास बट देयर वाज नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो ये एक बड़ी समस्या थी वहां पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ मेंडलिव पीरियोडिक टेबल, द फर्स्ट वन, नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स, ठीक। दूसरी बात नो प्लेस फॉर, दूसरी जो कमी थी मेंडलिव पीरियोडिक टेबल में वो ये थी कि हाइड्रोजन का जो स्पेस था, हाइड्रोजन का प्लेस वो फिक्स नहीं था। हाइड्रोजन पहले ग्रुप में भी आ रहा था, ठीक है ना। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी लिथियम, सोडियम इनसे मिलती थी, और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी हाइड्रोजन ग्रुप से भी मिलती है और अलग मेटल से भी मिलती है।
और ये आज की पीरियोडिक टेबल में भी एक प्रॉब्लम है। आज की पीरियोडिक टेबल ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सही है, उसमें भी ये दिक्कत है कि हाइड्रोजन का प्लेस अभी तक फिक्स नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी पहले ग्रुप से भी मेल खाती है और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी फ्लोरीन क्लोरीन यानी हेलोजन एलिमेंट से भी मेल खाती है, तो इसलिए समझ नहीं आता कि हाइड्रोजन को रखा कहाँ जाए। लेकिन आज की पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप में रखा गया है और मेंडलिक ने भी लगभग यही किया था, तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल चीज है कि हाइड्रोजन का प्लेस फिक्स नहीं था, तो हम इसको ड्रॉबैक मान सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि अगर आज भी नहीं हुआ तो फिर कभी ना कभी तो ये थ्योरी सुलझेगी, ठीक नहीं है। दूसरा ड्रॉबैक ये था, इसके केस में एक और ड्रॉबैक देखने को मिलता है कि हाँ, इसके केस में एक और ड्रॉबैक देखने को मिलता है जिसका मेंडलिक का पीरियोडिक टेबल बेस्ड था एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले हल्का, उससे भारी, उससे भारी, उससे भारी, यानी कि जो भी भारी एलिमेंट है वो हल्के से आगे है। लेकिन एक तो जगह ये लॉ भी ब्रेक होता दिखा, कहीं कहीं पे उसने एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम रखने के लिए कि एक ग्रुप में एलिमेंट एक जैसे हो जाए, तो कहीं कहीं पे चीटिंग करी छोटी सी, यानी कि भारी वाले एलिमेंट जिसका मास ज्यादा था उसको पहले रख दिया और जो हल्के वाले एलिमेंट को बाद में, तो कुछ इस तरह की चीटिंग देखने को मिली। तो ऐसी एक चीटिंग देखने को मिली थी आई थिंक कोबाल्ट एंड निकल में, हाँ, तो कोबाल्ट एंड निकल में, तो कोबाल्ट को पहले रखा है, निकल को बाद में रखा है, लेकिन रियल में होता ये है कि अगर मास की बात किया जाए तो निकल का मास, सॉरी, कोबाल्ट का मास निकल से ज्यादा है, कोबाल्ट का मास, तो जो ज्यादा है उसको तो इधर रखना चाहिए था और हल्के वाले इधर रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने से पीरियोडिक टेबल में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, यानी कि सेम ग्रुप के एलिमेंट सेम नहीं हो पा रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं। तो इस चीज से बचने के लिए कहीं ना कहीं ये भी चीटिंग करी कि बोला है कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, लेकिन कहीं कहीं पे उसने इस चीज को चेंज किया। हालांकि इन दोनों के बीच 0.234 का ही फर्क है, बहुत ही जरा सा फर्क है मास में, लेकिन फर्क तो है, ठीक है ना। तो ये एक यहाँ पे ड्रॉबैक था इसका। तो यहाँ तक ओल्ड जितनी भी पीरियोडिक टेबल है इनकी बात हो गई, सब पुरानी पीरियोडिक टेबल में लगभग उनको इतनी ही चीजें पढ़नी होती हैं, इतने से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं, ठीक है। बाकी आप लोग के पास जो भी बुक्स हैं उन बुक्स को भी पढ़ें, ठीक है, और एमसीक्यूज वगैरह एमटीसी सबके भी लगाएं। तो ओल्ड पीरियोडिक टेबल की सारी कहानी हो गई खत्म, मेंडलिक तक ही था, उसके आगे कुछ हमको ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं। अब हम सीधे बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज की जो पीरियोडिक टेबल है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो पीरियोडिक टेबल है जो आज हम पढ़ रहे हैं, आपकी बुक्स वगैरह में बनी हुई है, ठीक है ना। क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था, नाम था हेनरी मोजले। हेनरी मोजले एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपना कुछ एक्सरे एक्सपेरिमेंट था, ये फिजिक्स में ही साइंटिस्ट है, तो एक्सरे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिससे निष्कर्ष ये निकला, तो क्या एक्सपेरिमेंट था उसको छोड़ो, ठीक है। निष्कर्ष ये निकला कि एटॉमिक नंबर, हाँ, मोजले के समय में एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हो चुकी है। हमारी बात में मोजले ने अपना लॉ दिया था 1913 में, तब तक एटॉमिक नंबर वर्ड आ चुका था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बात पता चल चुकी थी। तो मैंने बोला एटॉमिक नंबर कि किसी भी दो, किसी एलिमेंट में मान लो दो बातें हैं, एक एलिमेंट का होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है उसका एटॉमिक मास, ठीक। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक मास है 12, नाइट्रोजन का 7, एटॉमिक नंबर 14, तो एक एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है। तो उसने बोला अब तक जितनी भी पीरियोडिक टेबल बनी थी वो सारी की सारी एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड है, लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट में उसने बताया कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट रेदर देन एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल है, उससे ज्यादा जानकारी पता की जा सकती है किसी भी एलिमेंट के बारे में बजाय एटॉमिक मास। तो बेहतर यह होगा कि एटॉमिक नंबर के ऊपर पीरियोडिक टेबल बनाई जाए, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इससे पहले हम लोगों ने मेंडलिक का पीरियोडिक लॉ पढ़ा है, तो मेंडलिक का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ये मेंडलिक कहते हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, द properties of elements are periodic function of their atomic number। तो यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। आपने देखा होगा कि पहले हाइड्रोजन है, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। बस इसी तरह से बनाया गया, पहला हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, मतलब एक 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया और कुछ भी नहीं किया गया, ठीक है। तो इससे काफी सारी समस्याएं शुरू हुई। तो मॉडर्न पीरियोडिक
पीरियोडिक टेबल के फादर कौन है? हेनरी मोजले। क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें बस ये बताया कि एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ट्राई कनेक्ट किया जाना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के ऊपर बनाया जाए, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर। तो बस उसके बाद बात जम गई, और उसके बाद धीरे धीरे करके काफी सारे साइंटिस्ट, जैसे नील्स बोर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नील्स बोर, रैंगलर और वर्नर, इस तरह के कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर काफी मशक्कत करके लगभग 1945 में बताते हैं, 1945 में हमारे पास फाइनल पीरियोडिक टेबल हमको मिली। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर II खत्म हुआ था, जो वो भी इसी समय हुआ था शायद 1945 में, उसी समय, उसी के आसपास, तो फाइनल एक बुक आया था, तो इसी समय आया। इसके बाद तो थोड़ा थोड़ा काम चलता ही रहता। ठीक है, ऐसा नहीं था कि एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी पता होने के बाद तुरंत अगले दिन पीरियोडिक टेबल बना दिया, इतना आसान नहीं है, बहुत टाइम लगता है चीज़ में। ठीक है, ओके, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात होगी। तो यानी कि अब थ्योरी ये है कि अब की जो पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न, वो है एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड। फादर तो हेनरी मोजले, नई पीरियोडिक टेबल के। अगर आ रहा है द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल अगर लिखा हुआ है, अगर वहां पे करंट एरिया को नहीं लिखा हुआ है तो मेंडली आंसर होना चाहिए, लेकिन लिखा हुआ है द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो अगर वहां पे हेनरी मोजले ऑप्शन में है तो हेनरी मोजले ही आंसर होना चाहिए। अब कुछ बात कर लेते हैं फीचर्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो जो 1945 में जो पीरियोडिक टेबल बना था उसमें लगभग 114 एलिमेंट्स थे उस जमाने में, लेकिन आपको पता है आज लगभग 118 एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं। उस जमाने में इतने एलिमेंट नहीं थे, तो रियल में तो 114 एलिमेंट्स ही बात बनी है, लेकिन बाद में 4 एलिमेंट और ऐड कर दिए। तो फीचर्स तो यही है कि 114 या 18 एलिमेंट जो हुआ। उसी बात मैंने कहा था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी टेबुलर फॉर्म में, और ये आइडिया मेटलिक से ही मिला था। तो उसके अंदर भी ग्रुप्स एंड पीरियड है, तो ग्रुप्स कितने हैं? 18। आज की पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, यानी कि 18 वर्टिकल लाइंस हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल लाइन है, उनको बोलते हैं ग्रुप। और पीरियड सेम है, साथ वहां पे भी थे पीरियड, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड। सही है यहां तक? तो क्या फीचर्स है? पहली बात, एलिमेंट कितने हैं ये तो खैर नहीं पूछेगा, लेकिन बस ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप, 7 पीरियड। मेनली की पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप 8 थे, पीरियड दोनों में 7, तो दोनों में पीरियड तो 7 ही है, बस ग्रुप का फर्क है, यहाँ पे 18 है, मॉडर्न में उसमें 8। तो पहली बात ये होगी। दूसरी बात, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइड है, उसमें 4 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, एस पी डी एफ। ये जाके आप बाद में समझेंगे कि इस तरह के ब्लॉक्स क्यों बनाए गए, तो यही नाम क्यों दिया गया है, ये बात आप क्लास में जाके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों होता है। तो एसपीडीएफ ब्लॉक बनाए गए हैं, ठीक है ना, इधर एस ब्लॉक होता है इस टाइप का बना दिया, यहाँ पर इधर अपना डी ब्लॉक है, इधर की साइड अपना टी ब्लॉक है, और यहाँ पे नीचे होता है एफ ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया गया है। और भी इसमें क्या मीनिंग जो बातें हैं उसको देख लेते हैं जल्दी से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो पीरियोडिक टेबल बनाने का टाइम नहीं है हमारे पास कि हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बनाएं, लेकिन जितना जो हो सकेगा उतना देख लेते हैं। तो अब समझो यहाँ पे क्या क्या बात है। एस ब्लॉक जो है, जो एस ब्लॉक है इसमें सारे मेटल हैं, एस ब्लॉक में ऑल मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन के अलावा सारे के सारे मेटल जो एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक देखा होगा आप लोगों ने, एस ब्लॉक में क्या होता है? एस ब्लॉक का मतलब हो गया ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 यानी कि पहले और दूसरे वर्टिकल लाइन से मिलकर बना है एस ब्लॉक। और अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए किसकी? एस ब्लॉक एलिमेंट की, तो एस ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो होगा NS12, ठीक है, NS, N यहाँ पर होता है शेल नंबर, यानी कौन से पीरियड नंबर का है? S, यानी कि S ब्लॉक का एलिमेंट है, तो NS या तो 1 होगा या NS 2 होगा। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ अगर लिखा हुआ है NS1 तो समझ लो कि वो पहले वाले ग्रुप का है, अगर लिखा हुआ है NS2 तो मतलब वो दूसरे ग्रुप का है। जैसे मान लो एक ऑप्शन ले लेते हैं लिथियम और एक ले लेते हैं बेरिलियम। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 और 2s1, और बेरिलियम का होगा 1s2 और 2s2। तो देखो ये 1 है और ये 2, इस तरह से बताया गया है।
तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, NS1 to 2 यानी S पे 1 ग्रुप सकता है, 2 भी सकता है, ये तो बात हो गई। ठीक, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से मिला के पूरा का पूरा ये ब्लॉक बना हुआ है। इसके बाद दूसरा ब्लॉक है हमारा, और हाँ इसमें सारे मेटल हैं सिवाय हाइड्रोजन। इसके बाद आता है पी ब्लॉक, जो दूसरा इंपॉर्टेंट ब्लॉक है हमारा। एक्चुअली 10th तक आपको सिर्फ यही 2 ब्लॉक पढ़ने को मिलते हैं, बाकी के ब्लॉक्स हम 11th 12th में 11th में जाके पढ़ते हैं। पी ब्लॉक की बात किया जाए तो पी ब्लॉक में क्या है, पी ब्लॉक में आपको सब कुछ मिलेगा, मेटल मिलेगा, नॉन मेटल मिलेगा, और तीसरा होता है हमारे पास मेटलॉइड। तो मेटलॉइड भी इसके अंदर देखने को मिलता है। किसकी बात हो रही है, पी ब्लॉक। फिर पी ब्लॉक में देखा जाए तो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक पी ब्लॉक चलता है, ठीक है ना, यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो इतने सारे ग्रुप बना के तब जाके खूब सारे के सारे पी ब्लॉक है। उसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटल भी है। एक जिगजैग लाइन गई है जिसने मेटल को नॉन मेटल से अलग किया है, और इस जिगजैग लाइन के अंदर जितने एलिमेंट दिया होगा मेटल। तो ये सब बातें बढ़िया है। अगर बात की जाए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, देखो यहाँ पर जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ कि आप बाउंड रूल वाला, शायद बहुत सारे लोगों ने आप बाउंड रूल ना पढ़ा, आप लोगों ने बहुत बड़ी स्कीम वाला पढ़ रखा होगा जिसमें 2 8 8 2 इस तरह से होता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग है, आप बाउंड रूल से पढ़ा है, ठीक है ना, यहाँ बाउंड रूल पे बेस्ड है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, पी ब्लॉक से जस्ट पहले होता है एस ब्लॉक, एनएस पहले तो आएगा NS2, यानी कि अगर पी ब्लॉक में कोई भी एलिमेंट है, पी ब्लॉक में अगर कोई भी पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उससे जस्ट पहले एस में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, क्योंकि एस की कैपेसिटी 2 है तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। और फिर आएगा NP, यानी कि पी की कैपेसिटी होती है 6, तो यानी 1 से लेकर 6 तक कितने में भरे जा सकते हैं, 1 2 6। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, हमारा पी ब्लॉक का। आगे बात सुनिए, ये हो गया पी ब्लॉक। फिर एक बात और याद रखो, 2 ब्लॉक पढ़ाए हैं आपको, S प्लस P, इन दोनों ब्लॉक को कंबाइनली, मतलब S ब्लॉक और P ब्लॉक को, दोनों ब्लॉक को मिलाकर इनके एलिमेंट, ध्यान सुनना, S और P ब्लॉक के एलिमेंट को मिलाकर दोनों को प्लस उसमें से जो 18वां जो वो होता है, क्या बोलते हैं, नोबेल गैस वाला ग्रुप, ठीक है ना, यानी कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बाद ग्रुप 13 14 15 16 और 17, ग्रुप 18 नहीं लेना है। इतने सारे ग्रुप को मिलाकर इन एलिमेंट्स को कहा गया है क्या, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्यों, क्योंकि ये ज्यादातर पीरियोडिक टेबल में हम जो मैक्सिमम एलिमेंट्स पढ़ते हैं वो यही एलिमेंट पढ़ते हैं, और ज्यादातर जो प्रॉपर्टी वगैरह को, मतलब हम जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, ट्रेंड पढ़ते हैं, तो ज्यादातर ट्रेंड की चेकिंग हम लोग हमेशा ग्रुप एस और पी ब्लॉक में ही करते हैं। बाकी डी और एफ ब्लॉक में हम जनरली ट्रेंड चेक नहीं करते, क्योंकि डी और एफ ब्लॉक में जाके काफी सारे ट्रेंड में एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन एस और पी ब्लॉक में ट्रेंड काफी हद तक सेम देखने को मिल जाती है, ठीक ठाक तरीके से सारा काम चलता है। क्या बोल रहा हूं मैं कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को मिला के बस पी ब्लॉक में से 18वें ग्रुप को छोड़ना है, क्योंकि पी ब्लॉक क्या है 13 से लेकर 18 तक चलता है, तो 18वें ग्रुप को बस छोड़ देना है। इतने सारे ग्रुप्स को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, इनके एलिमेंट को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो ये बात याद रखना, ओके। तो यहाँ पर हमारा पी ब्लॉक खत्म हुआ। डी और एफ ब्लॉक में कुछ बहुत ज्यादा समझने जैसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा बहुत समझ लेंगे जल्दी से। डी ब्लॉक क्या बोलते हैं, नेक्स्ट है अपना डी ब्लॉक। तो पहली बात कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को बोलते हैं, पहली चीज याद रखो, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये कई बार पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, कुछ इनमें से कौन सा एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है आपको पहचानना होगा, ठीक है ना, ये एलिमेंट एग्जैक्टली किस ग्रुप का है। तो अगर डी ब्लॉक का है तो आंसर हो जाएगा वही। अगर इसकी बात की जाए तो ये कहां से कहां तक चलता है, तो ये चलता है ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12, यानी ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ओके। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा कुछ कि NS, डी से जस्ट पहले भी NS आएगा तो NS1 to 2, यानी कि NS में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, क्योंकि डी ब्लॉक में एक्सेप्शन होते हैं तो 1 या 2 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, समटाइम 1 होगा समटाइम 2 होगा। और n-1 ब्रैकेट डी, डी में क्या होता है, डी की कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 से लेकर 10 तक कितने भी भरे जा सकते हैं, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। NS1 to 2 इनके डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा रहा है
तो डी में जाने से पहले पहले एस पूरा होना चाहिए। तो एन एस में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कुछ एक्सेप्शन केस में एक होता है, वरना ज्यादातर में दो होते हैं। और n माइनस वन यानी कि अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर 2 ही होगा क्योंकि n माइनस वन है, ठीक है। और डी वन, तो इस तरह से ये सेल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और बाकी और ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा इसमें कोई देखने वाली चीज नहीं। इसके अलावा एफ ब्लॉक में तो कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा पढ़ने लायक नहीं है। एफ ब्लॉक में क्या है कि एफ ब्लॉक को जैसे इसको ट्रांजिशन मेटल कहा गया है, उनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, ठीक है ना, इनर ट्रांजिशन। एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात किया जाए तो सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप 3 होता है, समझे। आप लोगों ने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज पढ़ी होगी, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में पढ़ा होगा। तो एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके लिए ग्रुप 3 होगा। और अगर बात किया जाए बाकी, हाँ बस ग्रुप 3 होगा और इसमें बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ब्लॉक एलिमेंट के बारे में स्टडी बहुत ज्यादा अभी हुई भी नहीं है और 10 तक तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती, तो इसलिए इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई भी फायदा नहीं है। आते हैं इसको, देखो ये फीचर्स है ना, ये मेन है, किसी से क्वेश्चन बनते हैं, सारी मैक्सिमम चीजें नीचे पूछी जाती हैं। इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट है और हमें क्या पढ़ना चाहिए कि 18 ग्रुप होते हैं टोटल। तो जो ग्रुप 1 है, अगर मान लो एस ब्लॉक की बात किया जाए, एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक में जो ग्रुप 1 है हमारा, ग्रुप 1 में क्या होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो ग्रुप 1 को कहा जाता है अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। सारे अल्कली मेटल हैं सिवाय हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन यहाँ पर अल्कली मेटल नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन को रखा गया है तो उसको भी ऐसे ही बोल देते हैं। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट को अल्कली मेटल कहा गया है। इसके अलावा इसी में जो ग्रुप 2 है, इसी में जो ग्रुप 2 है, क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 2 है हमारा, वो भी एस ब्लॉक एलिमेंट है। ग्रुप 2 भाई 1 और 2 को मिला के एस ब्लॉक बना है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 को मिलाकर ही बना है। ग्रुप 2 में है हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इन सबको कहा क्या जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आप ये जरूर ध्यान रखना, इसको क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कली मेटल। तो आपको याद रखना है कि क्या इनमें से कोई है, इनमें से अगर कोई ऑप्शन में है तो वही आंसर है। अगर मान लो इनमें से 3 है तो चौथा ऑप्शन जरूर ऑल ऑफ दीस दिया होगा इस तरह का। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में इनमें से कोई सा उठा के देख लो, यही आंसर है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को बस थोड़ा ध्यान रखो, उसमें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आगे ग्रुप नंबर 1 2 में एस ब्लॉक है, फिर उसके बाद 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक आता है, तो उसकी बात नहीं करेंगे, सीधे ग्रुप नंबर 13 पे आते हैं। ग्रुप नंबर 13 से लेकर, अब यहाँ पर हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ कि सारे के सारे एलिमेंट डी ब्लॉक के हैं। तो ग्रुप 13 का पहला एलिमेंट है बोरॉन, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद गैलियम, इस तरह से चलता रहता है। इसको बोला गया है बोरॉन फैमिली, क्योंकि पहला एलिमेंट बोरॉन है तो बोरॉन फैमिली कहा जाएगा, ठीक है ना, बोरॉन फैमिली। इसके बाद अगला है ग्रुप 14 हमारा। ग्रुप 14 में कौन सा है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो इसको भी कुछ खास नाम नहीं दिया गया है, इसको भी बस ऐसे ही बोला गया है कार्बन फैमिली, क्योंकि पहला एलिमेंट कार्बन आदिवासी में। तो जो पहला एलिमेंट है उसी के नाम पर इनको नाम दिए गए हैं। तो ग्रुप नंबर 13 को बोरॉन फैमिली, ग्रुप नंबर 14 को कार्बन फैमिली। आगे देखा जाए तो ग्रुप नंबर 15 आएगा। ग्रुप नंबर 15 का पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर एंटीमनी, लास्ट में बिस्मुथ। तो ये इसको भी कुछ खास नाम नहीं दिया गया है, बस ऐसे ही नाइट्रोजन फैमिली बोला गया है क्योंकि पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है, ठीक है ना। टी ब्लॉक में क्या है कि जो भी पहला एलिमेंट है उसी को वही फैमिली है, समझ रहे हो ना। पहला बोरॉन है तो बोरॉन फैमिली, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन फैमिली, इस तरह से चलता है। कार्बन है तो कार्बन फैमिली। फिर ग्रुप नंबर 16 जो देखने को मिलता है हमारा पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप नंबर 16 का पहला एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, लास्ट में पोलोनियम। तो इसको एक तो पहला ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन फैमिली को कहा ही जाएगा, नो प्रॉब्लम, ऑक्सीजन फैमिली है। इसके अलावा इसको एक और नाम भी दिया गया है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चाल्कोजेन एलिमेंट, ऐसे पूछ लेते हैं, या विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नोन एज चाल्कोजेन फैमिली। तो ग्रुप नंबर 16 यानी कि ऑक्सीजन फैमिली का एक और नाम भी है जिसको बोलते हैं चाल्कोजेन फैमिली। चाल्कोजेन फैमिली बोलने के पीछे कारण बन गया है, चाल्कोजेन का मतलब होता है कोर फॉर्मिंग, यानी ऐसी चीज जो कोर बनाती है। अब कोर क्या होता है,
और समझते हो ना, मेटलर्जी में आप लोगों ने पढ़ा होगा ओर एंड मिनरल्स। तो आपको पता है कि ज्यादातर ओर जो होते हैं वो ऑक्साइड या सल्फाइड के फॉर्म में ही होते हैं। तो ये एलिमेंट स्पेशली ये दो सारे नहीं, ये एलिमेंट सबसे ज्यादा ओर बनाते हैं, सबसे ज्यादा ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे मान लो सिल्वर है तो सिल्वर सल्फाइड के फॉर्म में है, आयरन है ऑक्साइड के फॉर्म में है उनका, और एल्यूमिनियम है वो भी ऑक्साइड के फॉर्म में है, कॉपर है तो सल्फाइड ऑक्साइड दोनों फॉर्म में है। तो ये ऐसे एलिमेंट है जो ज्यादातर ओर्स में पाए जाते हैं, तो इस वजह से उनको इस तरह का नाम दिया गया है। तो चार्बोनिल फैमिली आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा ग्रुप नंबर है 17, तो इस 18 ग्रुप है, 17 ग्रुप पे आ गए। पहला एलिमेंट है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर लास्ट में होता है इसमें एस्पेक्टल। तो इस पूरे को अब देखो, इसको एक तो फ्लोरीन फैमिली तो कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फ्लोरीन। दूसरा इसका नाम है हैलोजन। ये सारे के सारे हैलोजन एलिमेंट याद रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये चार एलिमेंट को हैलोजन बोला गया है। ये तो नहीं है, एक्स्ट्रा टाइप एक्चुअली मेटलॉइड होता है, लेकिन उसको जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से वहां पे रख दिया गया है। लेकिन ऊपर के चार एलिमेंट हैलोजन ग्रुप, हैलोजन एलिमेंट कहलाते हैं। इनको हैलाइड्स भी कहते हैं, हैलाइड्स भी इनको कहते हैं। हैलोजन हैलाइड बोलने का कारण ये है, हैलोजन ग्रुप का मतलब ये है कि वो कंपाउंड है जो ज्यादातर सॉल्ट फॉर्म करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, आयोडाइड, ये वो है जो सबसे ज्यादा सॉल्ट फॉर्म करते हैं। और जितना भी जो सी वाटर में पाए जाते हैं सॉल्ट, मैक्सिमम इसी कैटेगरी के पाए जाते हैं, मतलब इन्हीं के, ठीक है ना, इन्हीं के आयंस उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए इनको हैलोजन ग्रुप कहा गया है, क्यों? बिकॉज दे आर सॉल्ट, दे फॉर्म सॉल्ट। उसको चार्बोनिल क्यों कहा गया? क्योंकि ये इस ग्रुप के एलिमेंट स्पेशली ये दो और ज्यादातर उसमें पाए जाते हैं, तो इसके कारण बस नहीं। और 17 होने के बाद लास्ट में हमारा एक ग्रुप बचता है, उसको भी पढ़ के खत्म करते हैं। लास्ट में हमारा ग्रुप नंबर 18 जो किसी काम का नहीं है, यानी कोई रिएक्शन कभी करना नहीं है। ग्रुप नंबर 18 में पहला एलिमेंट है हमारा हीलियम, देन नियॉन, फिर आर्गन, फिर प्रोटॉन, फिर ज़ीनॉन, लास्ट में रेडॉन। इन सबको मिला के बोला गया है, एक तो हीलियम फैमिली भी कह सकते हैं, लेकिन हीलियम फैमिली नहीं कहते, इसको बोलते हैं इनर्ट गैस, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट गैस के फॉर्म में है। इनर्ट का मतलब रिएक्शन नहीं करते, ये सारे के सारे एलिमेंट रिएक्शन नहीं करते बिकॉज दे आर टोटली इनरिएक्टिव, क्योंकि इनका ऑक्टेट या डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट है। और जिनका ऑक्टेट या डुप्लेट पहले से कंप्लीट होता है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, यानी कि ये कभी कंपाउंड या मॉलिक्यूल नहीं बनाते। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे नोबल गैस ग्रुप भी कहलाते हैं। तो बस यही इसमें याद रखना है, और इसमें कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। और इन सबकी वैलेंसी 0, जो किसी के साथ रिएक्शन ना करे उसकी वैलेंसी 0, क्योंकि वैलेंसी क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। अब अगर कोई किसी के साथ कंबाइन कर ही नहीं रहा है तो इस बात की वैलेंसी होगी। ठीक है, एक चीज और याद रखो, डी ब्लॉक में एक है, डी ब्लॉक में जो ग्रुप नंबर 11 है, ग्रुप नंबर 11, ठीक है ना, ग्रुप नंबर 11 में देखने को मिलता है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ग्रुप नंबर 11, ये कॉपर है, ये सिल्वर है, गोल्ड। तो ग्रुप नंबर 11 को बोलते हैं कॉइनेज मेटल, यानी कि इस ग्रुप के जो तीनों एलिमेंट है ग्रुप नंबर 11, ठीक है ना, ग्रुप 11 में कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड, और ये तीनों मेटल सबसे ज्यादा कॉइन्स बनाने के काम आते हैं। पहले जमाने में तो बहुत ज्यादा कॉइन्स बनते थे, आजकल तो खैर ट्रेंड खत्म हो रहा है, लेकिन इसको कॉइनेज मेटल ग्रुप कहते हैं। तो पूछता है, ऐसे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू कॉइनेज मेटल ग्रुप? इनमें से चारों में से कौन सा एलिमेंट है जो कॉइनेज मेटल ग्रुप को नहीं बिलोंग करता? मान लो ऑप्शन दे देगा आपको आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो आपको तो लगेगा कि सारे के सब से कॉइन तो बनता है, भाई आयरन से भी बनता है, इन सबसे बनता है, लेकिन कॉइनेज मेटल ग्रुप से ये तीन बिलोंग करते हैं, और ये आंसर है आयरन, यानी कि आयरन डज नॉट बिलोंग टू कॉइनेज मेटल ग्रुप, उससे बिलोंग नहीं करता। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इतनी ही लगभग डिटेलिंग मेन है यहाँ पर, यही सब चीजें पढ़ना पड़ता है। एक दो चीजें और भी हैं मॉडल पीरियड में, जो जिस चीज को हमको जानना बहुत जरूरी है, कुछ और भी ट्रेंड्स के बारे में देख लिया जाए। ट्रेंडिंग मतलब एक रिश्ता देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं इसको ब्रिज एलिमेंट भी कहते हैं, या फिर इसको एक और वर्ड भी दिया गया है, डायगोनल रिलेशन। ठीक है, डायगोनल पढ़ा होगा
तो डायगोनल रिलेशन क्या होता है, होता कुछ यूं है कि पीरियड नंबर 2 के कुछ एलिमेंट पीरियड नंबर 3 के कुछ एलिमेंट से समानता रखते हैं, सिमिलरिटी रखते हैं प्रॉपर्टीज में, और वो आपस में एक दूसरे के डायगोनल रिलेशन पे है। तो पीरियड नंबर 2 में है हमारा लिथियम और है हमारा बेरिलियम, ठीक है ना। पीरियड नंबर 3 में हमारा और आगे है बोरॉन, आगे है कार्बन, आगे है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह। पीरियड नंबर 3 में हमारा देखने को मिलता है इसके नीचे सोडियम, इसके नीचे मैग्नीशियम, और बोरॉन के नीचे है हमारा एल्यूमिनियम, और इसके नीचे हमारा सिलिकॉन, इसके नीचे फास्फोरस, ठीक। तो क्या मैं बोल रहा हूँ कि ब्रिज एलिमेंट या फिर डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि पीरियड नंबर 2 के कुछ एलिमेंट पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट से समानता रखते हैं और वो डायगोनल रिलेशन में है, यानी कि लिथियम मैग्नीशियम से, तो ये दोनों डायगोनल। तो क्वेश्चन आएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायगोनल रिलेशन विद लिथियम, तो आंसर है मैग्नीशियम, ठीक है ना। मैग्नीशियम के साथ में ये दोनों, इसी तरह से बेरिलियम का रिलेशन एल्यूमिनियम के साथ में, और बोरॉन का रिलेशन सिलिकॉन के, बस ये तीन है, यानी कि सारे के सारे बराबर, सिर्फ तीन याद रखो, ये दोनों और लास्ट में ये तीन। तो ये तीन एलिमेंट है, लिथियम का डायगोनल रिलेशन मैग्नीशियम के साथ में, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ में, बोरॉन का सिलिकॉन, ये दोनों अलग ग्रुप के एलिमेंट हैं, और लेकिन फिर भी इनमें कुछ सिमिलरिटी पाई जाती है और ये आपस में डायगोनल रिलेशनशिप है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात होगी, ओके। तो ये तो हो गई बात इसकी। ठीक है, तो यही मुख्य बातें हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अब इसके अलावा हमको इसमें पढ़ने हैं ट्रेंड, ठीक, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ट्रेंड से भी काफी बनते हैं और जितनी चीजें तुमने पढ़ी है उनसे भी बनते हैं, जो पुरानी पीरियोडिक टेबल है। नई पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न है हमारी, उसके फीचर्स आप लोगों ने देख लिए, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोगों को करना आता होगा, जो आज की पीरियोडिक टेबल है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर बेस्ड है, या फिर एटॉमिक नंबर बोलो, क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाला जाता है। हरी बात सुनिए, जैसे कि मान लो जो भी एलिमेंट है, ग्रुप 1 के एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा जाए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37, फिर इसका 55, इस तरह से होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा ओनली 1, इसका आएगा 2,1, इसका आएगा 281, इसका आएगा 2,881, इसका आएगा 2,881। तो आप एक चीज कॉमन देख सकते हो कि इनके सबके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, सबके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ये सारे के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी सेम है, उनके सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी इसीलिए सेम है बिकॉज़ दे ऑल हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है? सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के जो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट्स कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसीलिए इनकी प्रॉपर्टी भी सेम है। अगली बात सुनो, तो अब हम बात करेंगे सीधे पीरियोडिक टेबल्स की, क्योंकि यही हमारा मेन लक्ष्य बसता है यहाँ पर। तो बेसिक चीजें हमने पढ़ ली जितनी हो सकती थी, और ये सब आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, तो इतना मुश्किल नहीं रहा होगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं पीरियोडिक ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो इसमें क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में दो चीजें हैं, एक तो ग्रुप्स होते हैं और एक पीरियड होते हैं। आपको बस ये बताना है कि ग्रुप में क्या हो सकता है। भाई ग्रुप ऐसे होते हैं, ग्रुप इस तरह के होते हैं। तो ग्रुप में आप या तो टॉप टू बॉटम आओगे या बॉटम टू टॉप जाओगे। भाई दो बातें हैं ग्रुप में, या तो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, या बॉटम टू टॉप, ये दो पॉसिबिलिटी है। अगर किसी चीज की प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम में बढ़ रही है, मान लो अगर कोई कैरेक्टर है, मान लो जैसे एटॉमिक साइज है, ऊपर से नीचे आने पर, जैसे ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि नीचे से ऊपर जाने पर एटॉमिक साइज कम होगा। वाइस वर्सा साइज तो चलेगा। तो बस इसी तरह की प्रॉपर्टी पढ़नी है, तो एक दो प्रॉपर्टी आज पढ़ लेते हैं, बाकी की जो मेन प्रॉपर्टी वो सारी कल देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी हम जो पढ़ते हैं दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी दो जगह चेक करनी है, एक हमको पीरियड में और एक हमको ग्रुप में। तो सबसे पहले हम ग्रुप में लेते हैं। ग्रुप में तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे मैंने अभी जस्ट जो पहला वाला ग्रुप लिखा था,
इसमें मैंने लिखा था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मीडियम, सीजियम। इन सब में कॉमन क्या था? इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि सबके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जो ग्रुप 2 होगा उसके सबके लास्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए ग्रुप में, तो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप ग्रुप में हमेशा सेम, ऑलवेज सेम। हमारी बात समझे? सेम ग्रुप के एलिमेंट की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में है उतना लिथियम में सब में सेम होते हैं, ऑलवेज सेम रिमेन सेम, कोई उनमें फर्क नहीं है। दूसरा हम चेक करते हैं पीरियड। पीरियड में दो ऑप्शन है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो लेफ्ट टू राइट ही पहले देखते हैं। तो पीरियड में जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मान लो जैसे पीरियड की बात किया जाए, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। इसके लास्ट शेल में 2,1 एक इलेक्ट्रॉन, इसका 2,2, इसका 2,3, इसका 2,4। तो आप देख सकते हो पहले में 1 है, फिर 2, 3, 4, 5। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते जाते, पीरियड में जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। पहले वाले में 1 है, फिर 2, 3, 4, 5। क्या होगा? लेफ्ट राइट, ठीक है ना? बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाते जाते पीरियड में बढ़ते हैं। और अगर इसी का उल्टा एंड वाइस वर्सा लिख दे रहा हूं, यानी कि राइट टू लेफ्ट, अगर राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी यही थी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या चक्कर है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में सेम रहते हैं, यानी ग्रुप में चेंज नहीं होते। जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में होते, सीजियम में होते, मीडियम, इन सब में बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। लेकिन अगर पीरियड की बात किया जाए, लेफ्ट से राइट जाओगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, एंड तक बढ़ते जाते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकती, ये बात आपको पता है। और सबसे आखिरी में कौन रहती है? नोबेल गैस। और नोबेल गैस के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने पढ़ा है, ठीक है ना? तो ये हो गई पहली बात। दूसरी प्रॉपर्टी जो हम यहाँ चेक कर सकते हैं, दैट इज वैलेंसी, ठीक है ना? वैलेंसी, तो वैलेंसी को भी का भी ट्रेंड देखेंगे तो पहला ट्रेंड आएगा ग्रुप में। तो ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे वैलेंसी में, ग्रुप में नो चेंज, ठीक? क्यों? क्योंकि वैलेंसी बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड होती है। जब टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप होने पे एक ग्रुप में बैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते तो वैलेंसी भी चेंज नहीं रहेगी, नो चेंज, यानी कि रिमेन सेम, हमेशा सेम रहेगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब की वैलेंसी सेम है, इन सब की वैलेंसी एक ही है, हाइड्रोजन की भी, इन सब की। तो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप आने पर वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता। इसके बाद अगला है हमारा पीरियड। पीरियड की बात करते हैं। पीरियड में देखो, एक बार कभी भी चेक करना हो तो सेकंड या थर्ड पीरियड में से किसी को उठा लो। सेकंड पीरियड ले लेता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। तो ये सारे एलिमेंट हैं। अगर इनकी वैलेंसी की बात किया जाए तो आपको पता होगी इनकी वैलेंसी, इसकी 1 होती है, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4। अब उसकी 5 नहीं होगी, 4 के बाद उल्टा चलना शुरू हो जाता है, 3, 2, 1, 0। तो बताओ वैलेंसी में क्या चल जाता है? लेफ्ट टू राइट, पहले बढ़ती है 1, 2, 3, 4, 4 तक बढ़ी, फिर कम होने लगी। तो पीरियड में क्या होगा? पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे वैलेंसी में क्या चेंज आएगा? फर्स्ट इंक्रीज, पहले तो बढ़ती है, फर्स्ट इंक्रीज, देन डिक्रीज, पहले तो बढ़ती है बाद में। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई हमारी, एक वैलेंसी और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। और इसके अलावा हमको पढ़ना है यहाँ पे एटॉमिक साइज, और हमको पढ़ना है आयनिक साइज, यानी कि आयंस के साइज में क्या फर्क पड़ता है। और भी जो कुछ प्रॉपर्टी है, यानी कि कल का दिन हमारा पीरियोडिक टेबल के ऊपर जाएगा, क्योंकि आज हमने सारी पीरियोडिक टेबल को समझा है। वो दो प्रॉपर्टी हमने देखी है जिसको हम कल नहीं देखने वाले। बाकी जो पीरियोडिक टेबल में जितनी भी प्रॉपर्टीज बची हैं उसको हम कल देख लेंगे। तो बाकी मॉडल पीरियोडिक टेबल पे मैंने कोई खामियां नहीं बताई, इसका ड्रॉबैक नहीं बताया, बस इसमें एक ड्रॉबैक जो मेन है वही है द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। स्टिल इन मॉडल पीरियोडिक टेबल द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड, यही मेन मतलब प्रॉब्लम है। बाकी और किसी तरह की कुछ खास देखने को तो नहीं मिलती, ठीक है। तो इसी के साथ लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। कल मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम बची कुछ जितने भी पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं उसको पढ़ेंगे। लेक्चर कल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीरियोडिक ट्रेंड के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, मेटलिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटलिक, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम कल एक लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।